अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हज़रात का मेरे लर्निंग ट्री एकेडमी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोहलबर्ग का अखलाकी नशोनुमा का जो नज़रिया है जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और अहम माना जाता है, इसके बारे में आज हमारी क्लास चलेगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस तरह के साइकोलॉजी के वीडियोस या सवालात आप तक बाहम पहुंच सके। चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास शुरू करने से पहले लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है। कोहलबर्ग एक अमरीकी माहिर नफ्सियात था जिसने अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए को पेश किया, जिससे इसको बहुत शोहरत मिली। इसी ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरल जो बेस बनाया उसको, मॉरल को, उसी पर अपनी थ्योरी पेश की। पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव पे पेश की, वाइगॉट्स्की ने सोशियो कल्चर पे पेश की। तो इस तरह मुख्तलिफ बेस पर अपनी अपनी थ्योरीज ये लोगों ने पेश की। कोहलबर्ग ने अपने नज़रिए में अखलाक के ज़रिए सही और गलत या अच्छे और बुरे की बुनियाद को बतलाने की कोशिश की। इसने मॉरल को बेस बनाया, मॉरल को बेस बना के ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो वो सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, अच्छा है या बुरा है, गुड है या बैड है। इसको समझाने के लिए उसने अखलाक के तर्ज पर काम किया, यानी अखलाक से अच्छे और बुरे या सही और गलत के फैसले को समझाने की कोशिश की। थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले अखलाकियात के बारे में पढ़ेंगे। मोरालिटी क्या है, मोरालिटी किसको कहते हैं। अखलाकियात से मुराद वो उसूल जो सही और गलत, अच्छे और बुरे बर्ताव के इम्तियाज़ से मुताल्लिक़ है, यानी कि ऐसा उसूल है, ये एक वो प्रिंसिपल है जो राइट और रॉन्ग के उसूल को या गुड और बैड बिहेवियर को समझाने के लिए, बतलाने के लिए अखलाकियात या बतलाना, उसको जाहिर करना अखलाकियात या मोरालिटी कहलाता है। राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम मोरल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अखलाकी इस्तिदलाल किसको कहते हैं। कोहलबर्ग ने अखलाकी इस्तिदलाल की तारीफ किस तरह से की है। अखलाकी इस्तिदलाल, मोरल रीजनिंग एक सोचने का अमल है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मोरल रीजनिंग इज़ ए थिंकिंग प्रोसेस, एक सोचने का अमल है जिसमें एक शख्स अपने अमल से, अपने अमल मतलब एक्ट से, तरकीब, आइडिया, इरादा, इंटेंशन से सही और गलत का तयन कर सकता है। अखलाकी इस्तिदलाल एक ऐसा अमल है जिसमें हम अखलाकी फ़ैसले ले सकते हैं, मॉरल डिसीशन ले सकते हैं। अखलाकी इस्तिदलाल मतलब ये कि एक शख्स अपने काम से, कोई काम अपना या कोई आइडिया या कोई उसका इंटेंशन, इनसे वो राइट या रॉन्ग चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट को डिसाइड कर रहा है या कॉन्सेप्ट को तयन कर रहा कि ये काम सही है, ये काम गलत है। किससे कर रहा, अपने काम से कर रहा या अपने इंटेंशन से कर रहा या अपने आइडियाज से कर रहा, इसको मोरल रीजनिंग बोलेंगे। इस्तिदलाल एक ऐसा अमल है जिसमें हम अखलाकी फैसले, मोरल डिसीजन को हम ले सकते हैं, मोरल डिसीजन का तयन हम कर सकते हैं। कोहलबर्ग ने मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई, इनके सामने एक डायलम्मा रखा। डायलम्मा क्या है, डायलम्मा आगे देखेंगे हम, जिसमें सबसे मशहूर हेंस डायलम्मा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डायलम्मा क्या है, मोरल डायलम्मा क्या है और हेंस डायलम्मा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या थ्योरी है, मोरल डायलम्मा किसको कहा जाता है, क्या थ्योरी है। हम एक तस्वीर के ज़रिए कॉन्सेप्ट समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि फ़र्ज़ कीजिए आप एक ट्रेन के पास ठहरे हुए, स्टेशन के पास ठहरे हुए हैं, एक ट्रैक के पास आप ठहरे हुए हैं, वहाँ से ट्रेन आ रही है और ट्रेन के गुजरने के दो ट्रैक हैं, ये वाला एक ट्रैक है, ये वाला एक ट्रैक है। दोनों ट्रैक पर पहले ट्रैक में ये जो खड़ा हुआ शख्स आपको नज़र आ रहा है, सिंगल शख्स जो ठहरा हुआ है तन्हा, ये मान लीजिए कि ये आपका दोस्त है, ये आपका फ्रेंड है। और दूसरे ट्रैक पर ये जो लोगों का मजमू नज़र आ रहा है, ये आपके रिश्तेदार हैं, दो भी आपके करीबी है। एक ट्रैक पर, एक पटरी पर आपका दोस्त ठहरा हुआ है और दूसरी पटरी पर आपके रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, और आप जो है, आपके हाथ में लीवर मौजूद है, जाने के दो ही रास्ते हैं ट्रेन के। तब आप लीवर को किस जानिब मोड़ेंगे, यानी ट्रेन का रुख आप किस जानिब करेंगे, या तो आप दोस्त की जानिब करेंगे या आप जो है वो अपने रिश्तेदारों की जानिब करेंगे। तो इस सूरत हाल को कोहलबर्ग ने डायलम्मा का नाम दिया है, मोरल डायलम्मा का नाम दिया, यानी कि एक शख्स ऐसे मुकाम पर आके रुक जाता है, सोचता है कि उसको आगे क्या करना है। अब यहाँ मसला खड़ा हो गया है,
दो तरफ भी उसके लिए जान प्यारी है, दोस्त भी प्यारा है, जो रिश्तेदार है वो भी प्यारे हैं, लेकिन अब सोचने पे मजबूर हो गया, ट्रेन को गुजारना है, किसी एक जानिब तो उसका रुख मोड़ना है। तब यहाँ मसला खड़ा हो गया, मसला ये खड़ा हो गया कि मैं ट्रेन का लीवर जो है किस जानिब मोड़ूं। तो इस तरह का जो मुश्किल जो सोचने का अमल है इस मसले को, इसको उसने मोरल डायलमा या डायलमा का नाम दिया है। अब यहाँ पर हम डायलमा के बारे में पढ़ेंगे। डायलमा की तारीफ क्या है? एक वक्त में एक ऐसा मसला पेश रो होना कि इंसान फैसला नहीं कर पाता कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। यही है राइट और रॉन्ग की जो थ्योरी है, यही थ्योरी है, इसी को डायलमा कहा जा रहा है। यानी कि एक वक्त में एक ऐसा मसला आ गया, जैसे कि ट्रेन का मसला आया था, अब वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं लीवर किधर मोड़ूं, लेफ्ट जानिब मोड़ूं या राइट जानिब मोड़ूं, या दोस्त की तरफ मोड़ूं या रिश्तेदारों की तरफ मोड़ूं, दोनों भी उसके लिए प्यारे हैं, वो फैसला नहीं कर पाता कि कौन सही है कौन गलत है। इसी सिचुएशन को उसने डायलमा का नाम दिया है। अब रहा हेंस डायलमा। हेंस डायलमा का हम पढ़ चुके हैं कि इसने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई अफराद को, अफराद मुख्तलिफ सवालात पूछे, उसमें से एक कहानी उसने हेंस की ली। हेंस एक नाम का शख्स है, आप इसकी कहानी इस तरह से सुनेंगे। कोहलबर्ग ने ऐसे कई कहानियाँ बनाई जिसमें हेंस नामी शख्स की कहानी बहुत मशहूर हुई। यानी हेंस एक शख्स है जिसकी बीवी जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला थी। उसकी बीवी एक जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला थी, इस मर्ज़ की दवाई बहुत ज़्यादा महंगी थी। जाहिर सी बात है कि वो जानलेवा बीमारी है तो उसकी जो दवाई थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। वो अपने दोस्त रिश्तेदारों से पैसे जमा करता, लेकिन वो फिर भी आधी रकम ही जमा कर पाता है। वो पैसे जमा करने गया, लेकिन उसकी जो जमा रकम है वो आधी भी, उतने में दवा नहीं आएगी। वो दुकानदार से कहता है कि दवाई मुझे दे दो, बाकी के पैसे कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। अब वो दवाई ख़रीदने गया, दुकानदार बोला कि भाई इतने पैसों में दवाई नहीं आती, पूरे पैसे देना पड़ेगा ना, तो चले जाओ वापस। बोला तो उन्हें रिक्वेस्ट करा कि भाई आधे पैसे दे दो, तो मेरी बीवी जो है बहुत जानलेवा बीमारी में है, मुझे दवा की सख्त ज़रूरत है, अब नहीं दिए तो मर जाती बीवी। लेकिन दुकानदार देने से मना कर देता है। दुकानदार बोलता है कि भाई नहीं दे तुम्हें, अगर दवाई नहीं मिलती तो उसकी बीवी मर भी सकती है, जाहिर सी बात है, जानलेवा बीमारी है। तो ऐसे हालात में हेंस दवाई को चोरी कर लेता है। जी हाँ, अब चूंकि उसके पास पैसे नहीं है, दुकानदार आधे पैसे में देने से मना कर रहा है, तो इस सूरत हाल में देखिए यहाँ पर कौन सा सही और कौन सा गलत है, जो राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है यहीं पर समझिए आप। उसके पास आधे पैसे है और इन्हें आधे पैसे में देने से मना कर रहा, तो उस सूरत में इन्हें चोरी कर रहा। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो इस सूरत में चोरी कर लिया। तो इस तरह के मुख्तलिफ थ्योरीज को उसने पेश किया, इसको उसने हेंस डायलमा का नाम दिया। उसने मुख्तलिफ सवालात सामने पेश किए लोगों के। पहला सवाल किया कि क्या हेंस ने सही किया। अब हेंस ने चोरी करा, सवाल पूछ रहा, मुख्तलिफ अफराद को पूछा कि भाई ऐसा कहानी सुना कि हेंस सही करा क्या, उन्हें चोरी करा, क्यों करा, क्या सिचुएशन थी, वो सब सुनाने के बाद बोल रहा। दूसरा सवाल, क्या इसकी बीवी की जगह कोई अजनबी शख्स होता तो क्या वो ऐसा करता। ये भी एक अहम सवाल है, देखिए जहनियत को जोड़ने वाला सवाल है। देखिए अगर उसकी बीवी की जगह कोई और अजनबी शख्स होता, यहाँ पे लफ्ज़ अजनबी आ गया, अजनबी शख्स होता तो क्या वो ऐसा करता, क्या वो चोरी करता, क्या पुलिस हेंस को पकड़ना चाहिए। इन सवालात को मुख्तलिफ उम्र के लोगों से पूछा गया और कई मुख्तलिफ जवाबात की बुनियाद पर कोहलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा के 3 लेवल तरतीब दिए। हर लेवल में 2 स्टेजेस इस हिस्से उसने बनाया या 2 हिस्से उसने रखा। इस तरह कोहलबर्ग के नज़रिए में जुमला 3 मरहले और 6 स्टेजेस मौजूद है। ये याद रखिए, 3 लेवल है, 3 लेवल में 6 स्टेजेस कोहलबर्ग के नज़रिए में है। अब जहाँ तक हेंस डायलमा की बात है, अगर हेंस की जगह आप होते तो क्या आप क्या करते, कौन सा रास्ता आप चॉइस करते, या आप चूँकि आपके पास कोई रास्ता तो मौजूद नहीं था, आपके पास या तो आधी रकम थी, उसकी जान बचाना है तो आपको जो है चोरी करना पड़ता था। तो इस सूरत हाल में अगर आप होते या इसके बजाय कोई और सूरत हाल आपके सामने होती, तो ये इस किस्म की सूरत हाल को हम डायलमा का नाम दिया है। यानी एक मसले पर आकर रुक जा रहा, क्या करूं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको तयन नहीं कर सक रहा उन्हें, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो मजबूरी में उन्हें, यहाँ पर लफ्ज़ मजबूरी में उन्हें क्या कर रहा, चोरी कर लिया। तो अब इस सिचुएशन को उसने हेंस डायलमा या मोरल डायलमा का नाम दिया। इसके जुमला टोटल 3 मरहले इसने तैयार किए, 3 लेवल तैयार किए, 6 स्टेजेस इसने तैयार किए। हम बारी बारी लेवल के बारे में पढ़ेंगे। एक लेवल में 2 स्टेजेस इसने तैयार किए हैं। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म का नाम इसने दिया गया है। प्री कन्वेंशनल लेवल
जिसको उर्दू के अंदर इब्तदाई रस्मी, इब्तदाई मुरवजा या माक़ब्ल रिवायती सतह, ये तीन भी यहाँ पर लिखा देखिए। बाज़ मरतबा होता ये कि उर्दू में जो है नाम जो है ट्रांसलेट के अंदर तब्दील करके देता है, तो इसलिए मैंने तीन नाम भी यहाँ पर डाल दिए। इब्तदाई रस्मी भी बोले तो वही तरीक़ा है, मुरवजा वाला तरीक़ा भी वही है, माक़ब्ल रिवायती बोले तो भी वही तरीक़ा है। हम लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं अक्सर, इसलिए आप बेटर रहता कि इंग्लिश में नाम याद रखें। उर्दू में भी मैं यहाँ पर लिख दिया कि ये तीन एक ही लेवल के नाम हैं। अब ये थ्योरी के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या बयान किया गया, बच्चे के अखलाकी एहसास यानी चिल्ड्रंस सेंस ऑफ मोरालिटी, अखलाकी एहसास समझ बैरूनी तौर पर कंट्रोल में होते हैं। ये स्टेज के अंदर कोहलबर्ग का मानना है कि एक्सटर्नली जो है कंट्रोल्ड होते हैं। इस मरहले में बच्चों के अंदर अखलाकी इक़दार पैदा नहीं होते। हाँ, मोरल वैल्यूज़ जो है वो मोरल वैल्यूज़ ये स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर डेवलप नहीं होती। इस मरहले में बच्चे आतराफ व अकनाफ में रहने वाले हाकिमीन के उसूलों को मानते हैं, इस पर अमल पैरा होते हैं। हाकिमीन मतलब मुंतज़िम, अथॉरिटीज़ जिसको बोलेंगे हम, अथॉरिटीज़ जो आतराफ व अकनाफ में अथॉरिटीज़ है, जैसा कि वालिदैन है, हाँ, या कोई बड़े हैं, चाचा है, ये अथॉरिटीज़ हैं, ये अथॉरिटीज़ में शुमार होते हैं। कोई बुज़ुर्ग लोग जिसको बोलेंगे ये अथॉरिटीज़ में आते हैं। ये लोग जो बताए गए उसूल है वो उसूलों को मानते हैं, फिर उस पर अमल पैरा भी होते हैं। ये प्री कन्वेंशनल के अंदर कोहलबर्ग के मुताबिक ये चीज़ें दी गई है। स्टेज 1 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज 1 है इताअत और सज़ा से मुताल्लिक़ तय्युन, यानी इसने पहला स्टेज जो बनाया वो बनाया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्या मतलब है, क्या माने हैं, इस दौर में बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो उसूलों को माने और सज़ा से दूर रहे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझिए आप कि इसमें ये बताना चाह रहा कोहलबर्ग के बच्चे जो है उसूल को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सज़ा से बचने के लिए, सज़ा से दूर रहने के लिए। यानी कि सादी बात ये हो गई कि बच्चा इसलिए काम करता है कि सज़ा से बच सके। इस दौर में बच्चा सही और गलत का फैसला सज़ा की बुनियाद पर करता है या सज़ा की बिना पर करता है। सज़ा की बिना पर कि क्या करूं जिससे सज़ा ना मिले, अगर ये करा तो सज़ा मिलती, ये नहीं करा तो सज़ा नहीं मिलती। तो सही राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस स्टेज में सज़ा पनिशमेंट की बुनियाद पर करता। इस मरहले में बच्चे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन सज़ा से बच सके। क्यों काम कर रहा उन्हें अच्छा, मर्जी से कर रहा, क्या मर्जी से नहीं कर रहा उन्हें, यहाँ पर उन्हें पनिशमेंट से बचने के वास्ते, सज़ा से बचने से वास्ते उन्हें यहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा। अगर बच्चा बुरा काम करने के बावजूद इसको सज़ा नहीं दी जाए तब वो इस काम को हमेशा दोहराता है। ये भी एक है, देखिए मेन चीज़, अगर वो कोई गलती करता है, कोई बुरा काम करा, फॉर एग्जांपल चोरी कर लिया या कोई और बुरा काम करा, तो अगर हम उसको सज़ा नहीं दिए, समझो छोड़ दिए, बाज़ मरतबा वालिदैन जो है आजकल के इसी तरह की हरकत करे। अगर कोई बच्चा गलत हरकत करता है तो उसको क्या कर रहे, छोड़ दे रहे, तब वो क्या करता बोले तो इस काम को बराबर ज़िंदगी पर दोहराता, हमेशा दोहराता, उसको फिक्स कर लेता। मैं बुरा काम करा तो मेरे को सज़ा नहीं मिल रही तो मैं अच्छा काम कहीं के वास्ते करूँ, तो ये कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बढ़ जाता। तो ये काम वो हमेशा दोहराता, जब कब तक, क्योंकि अगर उसको सज़ा अगर आप दे दिए तो वो समझ जाता कि अगर बुरा काम करा तो सज़ा मिलती मेरे को, तो बुरे काम से मेरे को बचना है। तो ये स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत इसको हामिल है। इस मरहले में बच्चे की नशोनुमा सज़ा की बुनियाद पर होती है। जी हाँ, सज़ा की बुनियाद पर, क्योंकि पनिशमेंट की बुनियाद पर ही वो अपने कामों को तय करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, देखिए, अगर मुझे अम्मी के डांटने का डर ना होता तो आज मैं होमवर्क नहीं करता। हाँ, अब यहाँ पर होमवर्क उन्हें मजबूरी में कर रहा, क्यों? क्योंकि अच्छा काम क्यों कर रहा, होमवर्क करना अच्छा काम है, क्यों कर रहा, राइट काम क्यों कर रहा, क्योंकि उसको सज़ा का डर है। अगर मैं नहीं करूँगा तो अम्मी मेरे को मारते, घर में भी कोई काम होने दीजिए, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो पापा मुझे मारते, भाइयाँ मुझे मारते। तो इस किस्म के डर को वो अपने अंदर बेस बनाकर वो अच्छा काम करने की तरफ राग़िब करता है। इसी को ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं जिसको स्टेज 2 कहा जाता है। फ़र्द और तबादले से मुताल्लिक़ तय्युन, इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। एक ही नाम है, देखिए इसको उर्दू के अंदर इसको हम फ़र्द और तबादले से मुताल्लिक़ तय्युन यानी इंडिविजुअल और एक्सचेंज कहेंगे। इस दौर में बच्चा व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, के इजहार का इरादा रखता है। मतलब ये कि बच्चा जो है मेरे लिए इसमें क्या, यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा है,
व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी अगर मैं कुछ जॉब कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा क्या है काम करने में। कौन सा भी काम करने दीजिए, चाहे आप लगाओ चाहे वालिदैन करने दो, कोई भी लगाए उसको काम, टीचर क्यों नहीं लगाते, कोई और भी लगा दो। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे लिए उसमें क्या है, ऐसी बात है वो। इसमें बच्चा इस्तेदलाल, दूसरों की ज़रूरत में अपनी महदूद दिलचस्पी दिखाता है। हाँ, बच्चे की जो इस्तेदलाल होती है वो दूसरों की ज़रूरत में वो अपनी महदूद इंटरेस्ट जो है वो लिमिटेड इंटरेस्ट दिखाता है। इस दौर में बच्चे की ज़हनियत जो होती है, बच्चे की मेंटालिटी जो होती है वो इस तरह से होती है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच यूवर्स। अगर तू मेरी बैक को यानी पुश्त को खुरदना शुरू करा या खारिज करना शुरू करा तो मैं तेरी पीठ को या तेरी पुश्त को खारिज करना, या जिसको खुजाना हम आम जबान के अंदर कह सकते हैं, स्क्रैच करना जिसको कह सकते हैं, तो मैं करूँगा। अगर तू मेरी करा तो मैं तेरी करूँगा। यानी यहाँ पर देखिए फ़ायदा है, मैं कब कर दूँ, तू मेरी करा तो मैं तेरी कर दूँ। यानी यहाँ पर बच्चा जो है मेरे लिए इसमें क्या है, मैं तेरी पीठ या मैं तेरे लिए कुछ काम करूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है भाई इसमें, तो लिहाजा तू मेरे लिए मेरा स्क्रैच कर, मेरी पुश्त पे स्क्रैच कर। तो इसी को ऐसी मेंटालिटी बच्चों की ये स्टेज के अंदर होती है कि फ़र्द और तबादला किसको बोल रहे, इसी को बोल रहे कि भाई अगर आप मेरा काम कर रहे हो तो मैं आपका काम कर रहा हूँ तो आप भी मेरा काम करना। ये सिचुएशन, ये ज़हनियत बच्चे की इसके अंदर होती है। इस स्टेज में बच्चे अपनी ज़रूरत के लिहाज से फ़ैसला करते, ज़रूरत के हिसाब से फ़ैसला करते। क्यों, तू मेरा काम आया तो मैं तेरे काम आता हूँ, ये ज़रूरत है। इस मरहले में बच्चा अपनी सोच बनाना शुरू करता है, थिंकिंग जो होती है बच्चे की बनना शुरू होती है। इसको जो सही लगे वही काम करता है। हाँ, सही लगे मतलब फ़ायदा हो, जो मेरा फ़ायदा हो तो वही काम कर दूँ, नहीं तो अब सोचता हूँ काम करने के वास्ते। इस मरहले में बच्चे कोई अच्छा काम तभी करते हैं जबकि इसके बदले में कोई इनाम या फ़ायदा हो। जाहिर सी बात है, मैं अभी जिक्र करा के बदले में, बदला मतलब ये ट्रांसफ़र, तबादले से बदला मतलब ये कि अगर मैं कोई काम करूं तो मेरे को उसका इनाम मिलना, या तो मेरे को फ़ायदा हो या तो मेरे को इनाम मिले। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, देखिए अगर बच्चे को वालिदैन की तरफ से कुछ काम दिया गया, अगर कोई वालिदैन बच्चे को काम दे रहे कि भाई बेटे ये काम करो आप, या मार्केट से कुछ लाओ आप, या दुकान से कुछ खरीद के लाओ आप, तब बच्चा ये कहेगा कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए भाई क्या फ़ायदा है, भाई आप काम करा ले रहे, मेरे लिए क्या फ़ायदा है। बच्ची होने दीजिए, बच्ची के ऊपर बेटे थोड़ा साफ़ कर दे, आप थोड़ा घर को साफ़ कर दो, तो अम्मी मेरे लिए क्या है इसमें। तब वालिदैन बच्चे को काम के बदले में चॉकलेट, पैसे या खिलौने आना चाहिए, ये खिलौने खरीद कर देंगे। तब बच्चा उस वक्त ही काम करेगा जब उसका फ़ायदा होगा। एक्सचेंज इसको बोल रहे हैं हम, एक्सचेंज इसको बोल रहे हैं, या पर्सनल रिवार्ड बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर है, देखिए पर्सनल रिवार्ड, या तो रिवार्ड की खातिर करेगा या तो फ़ायदे की खातिर करेगा। ये दोनों सूरतें इसके अंदर शामिल है। ये अच्छे से इसको याद रखिए। ये पहले लेवल के 2 स्टेजेस ख़त्म हुए। हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, लेवल 2, कन्वेंशनल लेवल, जिसको मोरल रियलिज़म का नाम भी दिया गया है, जिसको उर्दू के अंदर मुरवजा सतह, रस्मी सतह या रिवायती सतह भी हम कह सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेवल। इस सतह में बच्चे के अखलाक़ी एहसास मतलब चिल्ड्रन सेंस ऑफ मोरालिटी, समझ खुद से और समाज से ताल्लुक़ात से मुताल्लिक़ होते हैं। जी हाँ, इस स्टेज में जो बच्चे के एहसास होते, बच्चे की समझ बूझ जो होती है वो अब खुद से होती है, साथ ही साथ जो है वो समाज से ताल्लुक़ात होती है, समाज से ताल्लुक़ात होते हैं। बच्चा हाकिमीन के उसूलों पर अमल पैना होने को जारी रखता है। जैसा फर्स्ट लेवल में बात हुई थी कि बच्चा जो है हाकिमीन के उसूलों को मानता है, बुज़ुर्गों से सीखता है, उसी तरह ये लेवल में भी वो उनको मानता है, उनको सीखता है, उनकी बातों पर अमल पैरा होता है। चूँकि वो खुद पर भरोसा करता है इसलिए वो मुस्बित ताल्लुक़ात और समाजी नज़्म व ज़ब्त को अहमियत देता है। जी हाँ, वो अब इसमें चूँकि समाज से जुड़ रहा, समाजी ताल्लुक़ात और समाज में जो उसूल है वो उसूल को अहमियत देता, क्योंकि उसका मानना है ये सारी चीज़ें। बच्चा इस मरहले में दूसरों को खुश करने के लिए काम करता है। हाँ, बच्चा क्या करता है इसमें, अब ये खासियत इसके अंदर डेवलप होती है कि बच्चा जो है अब मैं काम कर रहा तो दूसरों को खुशी करने के वास्ते, दूसरों को खुश करने के वास्ते मैं काम करना चाह रहा हूँ। बच्चे इस मरहले में क़ानून को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं।
जो लॉज है, प्रिंसिपल है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत इस लेवल के अंदर मिलती है। कोहलबर्ग के मुताबिक अक्सर लोगों की इखलाकी सतह इसी मरहले में ठहर जाती है, बहुत कम लोग बाद के मरहले में जाते हैं। उसका मानना था कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो है इसी में रुक जाते, इसके बाद उनकी डेवलप नहीं होती, वो फिर पोस्ट कन्वेंशन लेवल में नहीं जा सकते, इसी में उनकी सतह हो जाती, ख़त्म हो जाती है, ठहर जाती है। बहुत कम लोग 10% या 15% या 20% लोग जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज को देखते हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसको हम उर्दू के अंदर अच्छे बाहमी ताल्लुकात का तयन बोल सकते हैं, यानी एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, बाहमी ताल्लुकात हम इसको बोल सकते हैं। इस मरहले में बच्चा समाज में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए काम करता है, यानी दूसरों को खुश करना। दूसरे खुश कब होते? मैं अगर अच्छा बनूंगा समाज में, खुद को अच्छा बनूंगा, मैं समाज में एक अच्छा बनूंगा, तब दूसरे मेरे को देख के खुश होते। या अच्छे अखलाक पेश करता है समाज में या दूसरों के सामने अच्छे अखलाक पेश करता है। बच्चा माशराती ज़ाब्तों और रिवायती सूरतों के मुताबिक अपने आप को हम-आहंग कर लेता है। जी हाँ, माशराती ज़ाब्तों जो उसूल है, ज़वाबित है, जो रिवायती सूरतें हैं, वो उसमें क्या करता बच्चे आपको उस माहौल में अपने आप को हम-आहंग कर लेता, उसमें ढाल लेता। बच्चा समाज या लोगों के सामने अच्छा बर्ताव करता है। ये खासियत इसके पास डेवलप हो जाती है कि वो समाज में या दूसरे समाज में रहने वाले लोगों में उनके सामने अच्छा बर्ताव करता है, ताकि इसको दूसरों से शाबाशी मिल सके। क्यों कर रहा हूँ उन्हें बर्ताव अच्छा? ताकि उसको लोग जो है शाबाशी दे सके या उसको पसंद कर सके या लोग उससे खुश हो सके। इसलिए वो क्या कर रहा है, समाज में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और अपना फैसला लेने से पहले दीगर लोगों के भी जहन में रखता है, यानी सोचता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो दीगर लोग, बाकी के लोग मेरे बारे में क्या सोचते। जैसा कि एक मिसाल यहाँ पर दी गई, अगर मैं वालिदैन की बात पर अमल करूँगा तब मुझे घर में सब अच्छा समझेंगे। जी हाँ, ये बुनियाद पर उन्हें काम करता कि मैं कोई काम कर रहा, काम करने से पहले सोच लेता कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे घर में इसका क्या असर पड़ेगा, अच्छा समझेंगे, राइट समझेंगे या रॉन्ग समझेंगे। इसी पर थ्योरी है, देखिए, राइट समझेंगे या रॉन्ग समझेंगे, गलत समझेंगे या सही समझेंगे, अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे, मेरा जो बर्ताव होगा वो किस तरह से होना चाहिए। यानी दूसरों को समाज में इसलिए सोचता है ताकि उसको शाबाशी मिल सके या उसके अखलाक अच्छे हो सके। वो इसीलिए ऐसा बर्ताव करता है ताकि वो समाज में एक अपना मुकाम बना सके। इसको अच्छे बाहमी ताल्लुकात का तयन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं हम, स्टेज नंबर 4, उसूल और नज़्म से मुताल्लिक़, जिसको इंग्लिश में मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर भी किसको हम बोल सकते हैं। इस स्टेज में, इस मरहले में बच्चा समाज और क़ानून को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। समाज का तो अभी पढ़े हम, समाजी जो ताल्लुकात थे वो अभी अच्छे पढ़े कि लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहा उन्हें, शाबाशी मिलने के लिए काम कर रहा, सोच समझ कर काम कर रहा उन्हें कि ये करा तो कैसा होता बल्कि आगे का। अब इसमें लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बच्चा समाज के साथ साथ कानून, लॉ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। उसूल तमाम अफराद के लिए मसावी होते हैं। इसका मानना होता है कि जो उसूल है, प्रिंसिपल है, वो तमाम अफराद के लिए मसावी होते हैं। उसूल को मानना सबकी जिम्मेदारी होती है। समाज में जो सही है इस पे अमल करता है, चाहे समाज गलत क्यों ना हो। यानी कि इसकी थ्योरी ये बढ़ जाती है, इसका कॉन्सेप्ट ये बढ़ जाता है कि समाज में जो सही है, समाज में जो बच्चे को सही लगा उसी पर अमल करता, चाहे समाज उसको गलत ही क्यों ना करे। इन्हें गलत कर रहा बल्कि अगर समाज बोल भी दिया तो वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो बराबर अपना काम करेगा। मिसाल के तौर पर चोरी करना नहीं चाहिए क्योंकि वो कानून के ख़िलाफ़ है। अब समाज में बहुत सारे लोग जो है वो चोरी करते हैं, बहुत सारे होते हैं चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करना जो है वो खिलाफ है, कानून के ख़िलाफ़ है। कानून को मानो ना बच्चा, तो कानून के ख़िलाफ़ है चोरी करना। तो जो अब रही बात ये कॉन्सेप्ट की कि समाज में जो सही है, अब समाज में चोरी करना तो सही नहीं है, गलत है। अब वो गलत चीज़ उसके सामने गलत ही होती है। अब समाज के लिहाज से कुछ लोग बोलते भी होंगे कि चोरी करना सही भी है बोल के, अब उन्होंने उनके लिहाज से बोल रहे, उनके जहन के लिहाज से। लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं, इस लेवल में जो होते हैं, स्टेज में जो होते हैं, मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम अशखास जो स्टेज में आते हैं, समाज में जो सही है बस उसी को मानते, चाहे समाज उसके खिलाफ क्यों ना हो। अब एक मिसाल में सीधा चोरी किया और कोई मिसाल आप ले सकते
नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा जो स्टेज था, चौथा जो स्टेज था वो खत्म हो गया, 2 लेवल खत्म हो गए इसके। नेक्स्ट थर्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, आखिरी लेवल है इसकी थ्योरी का। इसको मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन भी कहा जाता है, इसको बाद रस्मी या बाद मुरवज्जा या बाद रिवायती सतह भी इसको हम कह सकते हैं। अब इस स्टेज के बारे में, इस लेवल के बारे में कोहलबर्ग ने क्या कहा है। इस सतह में शख्स की अखलाकी एहसास, समझ, अखलाकी एहसास मतलब चिल्ड्रन सेंस ऑफ मोरालिटी, समझ उसकी मज़ीद मुजर्रिद उसूलों और इक़दार की वजाहत करने लगता है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आगे देखिए, अब यहाँ पर वैल्यूज़ आ गया इसके अंदर। उसूल तो थे, अब उसूल भी कैसे हैं, मुजर्रिद उसूल है, मज़ीद और ज़्यादा उसूलों पर वो पाबंद हो जाता है और इक़दारों की वो वजाहत करने लगता है, इक़दार को वो मानता है। लोग ये यकीन करते हैं कि कुछ कानून नाइंसाफ़ी की तरफ है, इसको तब्दील करना चाहिए। इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो ये तक मानते हैं, उनका ये तक यकीन होता है कि कानून में कुछ कानून ऐसे भी है जो नाइंसाफ़ी की वजाहत करते हैं, नाइंसाफ़ी की तरफ है, जो नाइंसाफ़ी करते हैं तो इसको फौरी तौर पर तब्दील करना चाहिए। ये लोगों की ज़हानत मेंटालिटी ऐसी होती है। इसमें इस मरहले में इंसान जो तजुर्बात हासिल करते हैं इनमें जो सही है उस पर वो कायम रहते हैं। अब जो समाज से तजुर्बात हासिल कर रहा वो तजुर्बात हासिल करता, हासिल करने के बाद उसको जो सही लगा तो वो तजुर्बात पर कायम रहता है, अटल रहता है। इस मरहले में इंसान अपने ख़ास उसूलों पर अमल करता है। जो उसूल उसने ख़ास उसूल जो होते हैं, उसूलों में जो ख़ास उसूल जो होते हैं वो उस पर अमल करता है। कोहलबर्ग के मुताबिक इस मरहले में सिर्फ 10 to 15 लोग ही 10 to 15% लोग ही 10-15% लोग ही इसमें रहते हैं। क्यों रहते हैं इसमें इतने कम क्यों होते हैं बोल तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पर्सन्स होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो सेकंड लेवल के अंदर ही ठहर जाते हैं, उनकी जो अखलाकी नशोनुमा है उसी में रुक जाती है। बहुत कम जो होते हैं 10 to 15% लोग इसमें आते हैं। स्टेज 5 के अंदर पढ़ते हैं। स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, समाजी माहिदे और इनफरादी हुकूक से मुताल्लिक़ तयन। क्या मतलब है इसका? ये मरहले में अखलाक का इजहार या कोई अमल इसके ख़ुद के उसूल और अखलाकी इक़दार पर करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये इस मरहले में बच्चा जो है अखलाक का इजहार या कोई काम कर रहा ख़ुद के उसूल पर करता और अखलाकी इक़दार पर करता। जो ख़ुद का उसूल है, जो उसूल ख़ास उसूल जो चुन रहा, वो ख़ास उसूल में जो ख़ुद का उसूल है, वो अखलाक जो है, मोरल जो वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़ पर वो अमल करता है। अपने इनफरादी हुकूक को हासिल करने के लिए वो अपना अमल किरदार अदा करता है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स आ रहा, देखिए अपना जो हुकूक है, भाई मेरा हक़ जिसको हम कह सकते हैं, मेरा जो हुकूक है वो हुकूक को हासिल करने के लिए वो अपना किरदार अदा करता है। अपना अमल क्या भी करने के लिए वो गुजर जाता है बस अपना हुकूक हासिल करने के लिए। अगर कानून या उसूल इसको नुकसान पहुंचाए तो वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, चाहे बदले में इसे सज़ा ही क्यों ना मिले। आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर कानून या उसूल उसको नुकसान पहुँचाए तो उसकी वो परवाह नहीं करता, वो उसके ख़िलाफ़ डट के रहता, उसका मुकाबला करता, आवाज़ उठाता। देखिए ऐसे लोग जो है मैक्सिमम बहुत आला ज़हानत वाले भी माने जाते हैं कि जो उसूल या क़ानून, कोई भी क़ानून जो हुकूमत की तरफ से या किसी और शख्स की तरफ से हो, उसको नुकसान पहुंचा रहा तो वो फौरी उठ खड़ा रहा था कि ये गलत चीज़ है, इसको ख़त्म कर दो। बल्कि अगर उसको सज़ा भी मिल जाए हुकूमत की तरफ से तो वो सज़ा की परवाह भी नहीं करता, वो तैयार रहता है। तो ऐसी खासियत जो होती है वो थर्ड स्टेज के अंदर होती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज से मुराद थर्ड लेवल के अंदर होती है, स्टेज 5 में होती है, थर्ड लेवल के अंदर होती है। नेक्स्ट आखिरी स्टेज है इसकी थ्योरी का जो थर्ड लेवल के अंदर शुमार होता है, जिसको यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहा जाता है। आफाकी उसूल से मुताल्लिक़ तयन। क्या मतलब है इसका? ये मरहला आला इक़दार का सबसे बड़ा दर्जा है। हाँ, अब जो मोरल है, मोरालिटी जो है, मोरालिटी का आला दर्जा यही है। अब आफाकी उसूल, यूनिवर्सल इथिकल जिसको बोलेंगे हम, सबसे बड़ा दर्जा है। यहाँ एक फ़र्द किसी भी उसूल से ज़्यादा इंसानियत को तरजीह देता है। अब यहाँ पर बंदा जो है, अशख़ास जो है, फ़र्द जो है, लोग जो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी को तरजीह ज़्यादा देते हैं, इंसानियत को ज़्यादा तरजीह देते हैं बामुकाबले उसूल के, और बग़ैर किसी फ़ायदे के इंसानियत के लिए काम करते हैं। सोशल वर्कर्स
या सोशल वर्क जिसको बोलते, देखिए हम समाजी काम जिसको बोल सकते, बग़ैर किसी फ़ायदे के वो इंसानियत के लिए काम करता है। इस मरहले में रहने वाले लोगों का मानना है कि अगर क़ानून किसी मज़हब, ज़ात पात वग़ैरह के ख़िलाफ़ हो तो क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हाँ, इस स्टेज में जो रहने वाले लोग हैं, चूँकि इंसानियत को फ़र्स्ट वो वैल्यू देते हैं, तो अगर वो उनको मालूम हो जाए, अगर उनके सामने किसी क़ानून, अगर कोई क़ानून ऐसा हो जो मज़हब की बुनियाद पर हो, ज़ात की बुनियाद पर हो, या ज़ात के ख़िलाफ़ हो या मज़हब के ख़िलाफ़ हो, तो वो क़ानून के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो जाते हैं हुकूक़ के लिए। वो हुकूक़ को मनवाने के लिए, वो उस क़ानून को ख़त्म करने के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे इसके बदले में वो अपनी जान क्यों न देते या सज़ा का मुस्तहिक़ हो या उसकी जान भी चले जाए, वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो जो है इसमें सबसे आला दर्जा होता है, अखलाक़ी दर्जे पर, आला अखलाक़ी दर्जे पर फायज होता है और ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए काम करता है। वो उसूल को बाद में देखता है, पहले इंसानियत के लिए काम करता है। हाँ, इस मरहले में रहने वाले क़ानून के उसूल सबके लिए मसावी रहने पर जोर देते हैं। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, उसूल क़ानून तमाम मज़ाहिब के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम ज़ात वालों के लिए बराबर होना चाहिए, ये इसका मानना होता है। हर किसी के हुकूक़ को अहमियत देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर किसी का हुकूक़ भी है, उसको भी अहमियत देते हैं। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब इस इक़दार की बुनियाद पर, इस लेवल की बुनियाद पर हम, चूँकि इसमें जो है आला दर्जे पर फायज होते अखलाक के क़ानून के ख़िलाफ़, अगर कोई क़ानून ज़ात पात या नस्ल के ख़िलाफ़ हो तो फ़ौरी तौर पर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं या अपने हक़ के लिए वो हुकूमत से लड़ते हैं। वो हर किसी के हुकूक़ को अहमियत भी देते हैं और तमाम के उसूल जो है, क़ानून जो है, तमाम के लिए मसावी होते हैं। अब इस स्टेज की बुनियाद पर हेन्ज़ ने जो काम किया था, हेन्ज़ का जो डायलमा है, जो काम किया था, जो चोरी की थी, उसको इसके हिसाब से हम टैली करके देखेंगे कि हेन्ज़ ने अपनी बीवी को बचाने के लिए भी चोरी की, जो कि क़ानून के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पर क़ानून के ख़िलाफ़ है काम, चोरी करना जुर्म है, क़ानून के ख़िलाफ़ है। क़ानून को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा ना, क़ानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन इंसानियत के नाते से चोरी करना पड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, क़ानून ठीक है भाई, लेकिन क़ानून से ज़्यादा अहमियत उन्हें ये स्टेज में इंसानियत को देगा। लेवल 2 के अंदर कुछ अलग सिचुएशन होगी, लेकिन लेवल 3 के अंदर वो चूँकि इक़दार बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती, लास्ट स्टेज पे होती, पुरज़ोर पर होती, तो वो इंसानियत को ज़्यादा तरजीह देता है इसमें। हाँ, क़ानून के ख़िलाफ़ तो चोरी क़ानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन इंसानियत के नाते चोरी करना पड़ा क्योंकि उसको जान बचाना था। इसके नज़दीक जान बचाना चोरी करने से ज़्यादा अहम है। ये एक मिसाल में रखा देखिए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए ये स्टेज क्यों, क्योंकि इंसानियत को उसूल दे रहा, मतलब ये कि जान बचाना चोरी करने से ज़्यादा अहम है उसके वास्ते, अब क्योंकि उन्हें मजबूर है। ये चीज़, इस तरह की खासियतें, इस तरह के काम इनमें डेवलप होते हैं। ये थी कोहलबर्ग के अखलाक़ी नशोनुमा का नज़रिया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें लाजमी, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ सके, या इससे कोई सवालात अगर आपको पूछता है तो आप सवालात को समझ सके, उसका जवाब आप दे सके। थैंक यू। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको मज़ीद उर्दू में वीडियोज़ अगर होना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स, तहरीरी नोट्स हासिल कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। जज़ाकल्लाह।